अध्याय 19। 8 लोग जो चले गए। सोचने का समय नहीं था। रोहित को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हर दिशा से आते हुए खौफ का एहसास हो रहा था, और उन्होंने सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा खुलने और सामने और पीछे से आती हुई भारी कदमों की आवाज़ भी सुनी। और वे सब जानते थे कि पूरी स्कूल में अब केवल 1 दर्जन लोग ही बचे थे। इसलिए केशव, पिंकू, कविता और अन्य लोग अच्छी तरह जानते थे कि कदमों की आहट भूत की ही होगी। भूत लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। हालांकि इस पल रोहित ने बिना किसी झिझक के दांत भींचे और अपनी बाजू पर मौजूद एक आंख को जोर से काट लिया। मांस के फटने का तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। दर्द से उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं, लेकिन उसने सिर्फ दर्द के कारण हार मानने का फैसला नहीं किया। तीव्र दर्द आया। उसकी बाजू पर लगी लाल आंख को रोहित ने जबरदस्ती काटकर निकाल दिया। रोहित, तुम। जब दूसरों ने उसकी चीख सुनी तो वे सब उसकी तरफ देखने लगे। तुरंत हर कोई सन रह गया और फिर उनके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उन्होंने देखा कि रोहित की बाजू बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। वे नहीं जानते थे कि क्या यह अत्यधिक खून के कारण था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। इसके अलावा उसके शरीर की चमड़ी लगातार फट रही थी और समय समय पर चमड़ी गिर रही थी, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि उन्हें स्वाभाविक रूप से डर लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि रोहित पर किसी भूत का साया हो गया हो? लाल आंखें इस समय रोहित की चमड़ी और मांस के नीचे तेजी से घूम रही थीं, जहां से वे गुजरती वहां एक गहरा लाल निशान छोड़ जाती थीं। ऐसा लग रहा था मानो रोहित का शरीर फट गया हो। ताज़ा खून रिसकर उसके कपड़ों को लाल कर रहा था। दर्द, एक दिल दहला देने वाला दर्द। इस तरह का तीव्र दर्द तब के दर्द से कहीं ज्यादा था जब भूत के बच्चे ने काटा था और आंख हो गई थी। हालांकि भूत के बच्चे ने रोहित को नहीं बल्कि खुद को काटा था। इसके अलावा लाल आंख उसके मुंह से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसकी बाजू पर वह घाव जहां से लाल आंख पहले ही काट ली गई थी, फिर से हिलने लगा। जल्द ही एक और भी बड़ी लाल आंख हो गए और घाव को भर दिया, और एक अजीब से भाव के साथ आंख ने अपने आसपास की हर चीज को देखा। छठी आंख प्रकट हुई, क्योंकि 5वीं आंख उसके पेट में थी। जैसे ही रोहित दर्द से चिल्लाया, उसकी चमड़ी पर पड़ी दरारों से एक लाल रोशनी निकली। 1, 2, 3। लाल रोशनी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल गई। आसपास की जमीन भी प्रभावित हुई। लाल रोशनी एक घने कोहरे की तरह जमीन पर फैल गई, जो आसपास के अंधेरे के साथ एक स्पष्ट विपरीतता दिखा रही थी। इस समय चर्मपत्र पर एक और पंक्ति दिखाई दी जिसे किसी ने नहीं देखा था। सुबह 5:30 बजे जब मैंने एक आंख निगल ली तो मैंने सफलतापूर्वक एक छठी आंख उगा ली। मेरे शरीर से एक अजीब लाल रोशनी निकली। मैं महसूस कर सकता था कि लाल रोशनी से ढका हुआ स्थान प्रेतलोक था, वह प्रेतलोक जो मेरा था। हालांकि मैंने पाया कि दुर्भावनापूर्ण भूत मेरे शरीर में लगातार ठीक हो रहा था। शायद मैं जल्द ही उस दुर्भावनापूर्ण भूत के वश में हो जाऊंगा और अपनी चेतना खो दूंगा, एक भूत बन जाऊंगा। जिस समय मैंने प्रेतलोक खोला, पास के अन्य भूत आ गए। कोई भूत द्वारा मारा गया। मानो चर्मपत्र पर लिखे शब्दों की पुष्टि करने के लिए अंधेरे से एक पीली हथेली बाहर निकली और अचानक एक छात्र की गर्दन पकड़ ली जो डर से कांप रहा था। ठंडे सख्त हाथ ने एक भयानक अजीब बल के साथ छात्र को उसके पीछे के अंधेरे में वापस खींच लिया। नहीं नहीं, मदद करो, मेरी मदद करो। छात्र ऐसे चीखा मानो वह पागल हो गया हो। उसने कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए अपना हाथ हिलाया, लेकिन ये बेकार था। वह जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया और उसकी चीख भी गायब हो गई। यह पानी में गिरे पत्थर की तरह था। केवल एक हल्की सी हलचल थी और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अन्य लोग इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हालांकि उन सब ने यह दृश्य देखा था, लेकिन किसी में भी उसे वापस खींचने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें वह साहस नहीं था। सुरजीत इतना डर गया कि वह रोने लगा। वह पहले ही अपना होश खो चुका था और वह स्वाभाविक रूप से भागने के लिए मुड़ गया। वह जहां भी जाता, जब तक वह इस जगह को छोड़ देता, वह ठीक हो जाता। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, वह एक सख्त लाश से बुरी तरह टकरा गया। एक लंबे चोगे में एक बूढ़ा आदमी, जिस पर लाश के धब्बे लगे थे, अंधेरे में खड़ा था और एक बेजान चेहरे के साथ उसे देख रहा था। उसकी बेजान आंखों में कोई मानवीय भावना नहीं थी, केवल सुन्नता और अजीबपन था। सुरजीत फिर से भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर अब हिल नहीं सकता। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी सूखी हथेली उठाई और उसे अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया। मौत से पहले की तीखी चीख बेहद भयानक थी। इधर मत आना, इधर मत आना, इधर मत आना। इधर मत आना, मेरे पास मत आना। उसके बगल में एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, सिकुड़ी हुई बैठी थी। वह बुदबुदा रही थी और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। अत्यधिक डर के कारण उसकी आत्मा पहले ही ढह चुकी थी। भले ही वह बच भी जाए, भविष्य में वह शायद एक मानसिक रोगी होगी। पिंकू में भागने की भी ताकत नहीं थी। वह बस जमीन पर बैठ गया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह पहले ही डर से मूर्ख हो गया था।
टिशा जमीन पर बैठी थी और उसने अपने कान ढक लिए थे। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया था और डर से कांपते हुए रो रही थी। इस समय कविता रोहित की एक बाजू को कसकर गले लगाए हुए थी। वह लगभग खुद को उसकी बाहों में निचोड़ना चाहती थी। उसे इस पल रोहित डरावना नहीं लग रहा था। वह उससे भी ज्यादा डर उस भूत से रही थी जो अंधेरे में किसी भी समय प्रकट हो सकता था। शायद उसके कुछ सहपाठियों की मौत के कारण आसपास के भूतों ने फिलहाल के लिए हिलना बंद कर दिया था। हालांकि अंधेरे ने पहले ही उन्हें घेर लिया था। आसपास इतनी खामोशी थी कि चीखें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। लेकिन यह अजीब खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी देर बाद टा 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 कदमों की आवाज़ एक बार फिर अंधेरे में गूंजी। इस बार ये सिर्फ एक कदमों की आवाज़ नहीं थी बल्कि कई थीं। सामने, पीछे, हर दिशा में। इस समय अंधेरे से एक एक करके पीली हथेलियां बाहर निकलीं। एक हथेली केशव के कंधे पर रखी गई, दूसरे ने एक महिला सहपाठी के बाल पकड़े और फिर एक और ने टिशा की एक टखनी को पकड़ लिया। उन सभी पर एक ही समय में दुर्भावनापूर्ण भूतों द्वारा हमला किया गया। फोन पर समय दिखा, सुबह 5:30 बजे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चर्मपत्र पर लिखा था। सुबह 5:30 बजे हर कोई मर गया था। दूर हो जाओ। हालांकि इस पल एक दबी हुई और दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। ये जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष के साथ थी। रोहित इस समय खड़ा हो गया। उसके शरीर की चमड़ी फट गई थी। दरारों के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि कोई उसके अंदर छिपी हुई कई आंखें देख सकता है। उसी समय उसके शरीर से एक लाल रोशनी निकली जो उसके चारों ओर लगभग 5 मीटर के क्षेत्र को ढक रही थी। लाल रोशनी ने आसपास को रोशन किया, अंधेरे को बिखेर दिया। एक एक करके पीली सफ़ेद हथेलियां तेजी से पीछे हट गईं। एक काले लंबे चोगे में एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर लाश के धब्बे थे, एक कदम पीछे हट गया और लाल रोशनी से ढके हुए क्षेत्र को छोड़ दिया। उसकी धूसर सफ़ेद आंखों ने रोहित को सुन्न होकर देखा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़ाना जारी रखा। वह फिर से लाल रोशनी के क्षेत्र में चला गया। हालांकि रोहित के शरीर पर लाल रोशनी एक अस्थिर बिजली की रोशनी की तरह थी। ये कुछ बार चमकी और बुझ गई और फिर लाल रोशनी गायब हो गई। उसी समय रोहित, कविता, केशव और पिंकू भी गायब हो गए। कुल मिलाकर 7 लोग। जब बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसके चारों ओर कदमों की आहट धीरे धीरे कम हो गई। उसके बगल में सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अंधेरा एक ज्वार की तरह भर गया। चर्मपत्र पर एक पंक्ति फिर से प्रकट हुई, सुबह 5:30 बजे हर कोई मर गया। यह असंभव था। सुबह 5:31 बजे मैं बच गया। वे 8 थे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। ही चर्मपत्र पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी लेकिन जल्द ही गायब हो गई। अध्याय 20 गलियां। जयपुर शहर की पैदल चलने वाली सड़क। सुबह करीब 5:30 बजे आसमान थोड़ा थोड़ा रोशन हो रहा था। अभी बहुत जल्दी थी। आमतौर पर हलचल भरी व्यावसायिक सड़क खाली थी। हर दुकान बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी और अभी व्यापार शुरू करने का समय नहीं हुआ था। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें अभी तक बुझी नहीं थीं और वे अभी भी रोशनी दे रही थीं। हालांकि इस समय पैदल चलने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइटों की कतारें मूल रूप से सफ़ेद रोशनी दे रही थीं, लेकिन इस समय लाइटें अचानक गहरी लाल हो गईं, एक अजीब लाल रोशनी बिखेरने लगीं। लैंपशेड में लगे गोलाकार बल्बों में लाल आंखों के आकार प्रतिबिंबित हो रहे थे। यह उस पर एक मुहर की तरह था। एकमात्र अजीब बात यह थी कि आंखें जीवित हो गई थीं, थोड़ा सा घूम रही थीं। हालांकि यह अजीब दृश्य अचानक दिखाई दिया और बेहद जल्दी गायब हो गया। जैसे ही सड़क पर लाइटें एक पल के लिए झिलमिलाती रहीं, सब कुछ अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। लाल रोशनी गायब हो गई और बल्ब पर आंख का पैटर्न भी गायब हो गया। हालांकि अजीब बात यह थी कि मूल रूप से खाली पैदल चलने वाली सड़क पर अचानक 7 लोग प्रकट हो गए थे। ये 7 लोग लड़के और लड़कियों से मिलकर बने थे। वे बहुत युवा थे और छात्रों की तरह दिख रहे थे। हालांकि वे सभी बहुत असामान्य दिख रहे थे और उनके चेहरे पीले थे, उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं, मानो उन्हें किसी ने डरा दिया हो। ये स्कूल नहीं है। ये कहाँ है? रोहित के शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वह जमीन पर गिर गया और सड़क के किनारे एक दुकान के शीशे के दरवाजे के सहारे जोर जोर से हाँफने लगा। अभी अभी बहुत खतरनाक था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हर कोई उस प्रेतलोक में मर गया होता। सौभाग्य से उसने महत्वपूर्ण क्षण में अपना प्रेतलोक खोल दिया था। बाकी लोग अभी भी सदमे में थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी डरी हुई आंखें अभी भी पागलपन की तरह चारों ओर देख रही थीं, डर रही थीं कि वे फिर से अपने आसपास का अंधेरा देख लेंगे। हालांकि जब उन्होंने उज्ज्वल स्ट्रीट लाइट और दूर धीरे धीरे उगते सूरज को देखा तो उन्हें ऐसी खुशी का एहसास हुआ मानो वे अभी अभी मौत से बचे हों। ये खुशी धीरे धीरे उनके दिलों में डर की जगह ले रही थी और उन्हें जल्दी से शांत कर रही थी। ठीक है, यह एक पैदल चलने वाली सड़क लगती है। टिशा जमीन पर बैठी। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा,
यह एक पैदल चलने वाली सड़क है। मैं बचपन से यहाँ खेलता रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, मेरा घर पास में है। केशव ने तुरंत कहा, हम बच गए। हमने स्कूल छोड़ दिया। देखो, स्ट्रीट लाइटें चालू हैं और आसमान उज्ज्वल है। कारें गुजर रही हैं। मैंने तो कार के हॉर्न की आवाज़ भी सुनी। वह थोड़ा उत्साहित दिख रहा था। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि जो चीज़ें उसने पहले देखी थीं वे इतनी अद्भुत थीं। ये पैदल चलने वाली सड़क है। हमने स्कूल छोड़ दिया। पिंकू के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा था वह सच है। एक सेकंड पहले वह अभी भी अंधेरे स्कूल में था। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि सब कुछ काला और उज्ज्वल था। वह इस पैदल चलने वाली सड़क पर कैसे आ गया? रोहित अभी भी कुछ सतर्कता के साथ चारों ओर देख रहा था। इसकी पुष्टि करने के बाद उसे यकीन था कि उसने वास्तव में स्कूल और प्रेतलोक छोड़ दिया था। जहां तक वह स्कूल के बाहर नहीं बल्कि इस पैदल चलने वाली सड़क पर क्यों प्रकट हुआ, इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। संक्षेप में, वह बचकर भाग्यशाली था। समूह सड़क पर 2 घंटे तक बैठा रहा जब तक कि उन्होंने सब कुछ स्वीकार नहीं कर लिया। उसी समय उनके दिलों में डर आखिरकार शांत हो गया था। हालांकि उनके भावों से ये देखा जा सकता था कि इस हाई स्कूल की भूतों की घटना ने उन्हें बहुत दर्द दिया था। एक लंबी खामोशी के बाद केशव, जो एक कुर्सी पर आराम कर रहा था, धीरे धीरे बोला। बाकी लोगों ने चुप रहना पसंद किया। वे अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। किसी ने केशव का जवाब नहीं दिया। कविता, जो बगल में थी, उसने रोहित को देखा और घबराहट से पूछा, रोहित, अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय रोहित उनके समूह की रीढ़ की हड्डी था। जो कुछ लोग बच गए थे वे सभी बिना शर्त उसके नेतृत्व का पालन कर रहे थे। आखिरकार रोहित ही वह कारण था कि वे बच गए। रोहित ने अपनी बाजू पर लगे उस घाव को छुआ जो पहले ही ठीक हो गया था और गायब हो गया था। उसे लगा कि चमड़ी और मांस के नीचे एक आंख की रूपरेखा छिपी हुई है और यह किसी भी समय बाहर आ सकती है। इस अजीब भावना ने उसे बताया कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना नहीं था। ये बहुत वास्तविक था। हम और क्या कर सकते हैं? जब से हर कोई बच गया है और बिना किसी चोट के स्कूल से बाहर निकला है, हमें घर जाकर आराम करना चाहिए ताकि हमारे माता पिता चिंतित न हों। रोहित, क्या हम बस ऐसे ही घर जाकर सो रहे हैं? पिंकू उत्साह से खड़ा हो गया और पूछा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। नहीं तो तुम और क्या करने की योजना बना रहे हो? पिंकू ने रोहित की नज़र महसूस की और उसका चेहरा डर से भर गया। उसने स्वाभाविक रूप से अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ और नहीं कहा। रोहित सही कह रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा बचना ही हमारे लिए आसान नहीं था, टिशा ने कहा। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम बस ऐसे ही सोने जा रहे हो? केशव थोड़ा हैरान था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद घर जाकर सोना, ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। रोहित ने कहा, अगर तुम घर नहीं जा रहे हो तो मुझे यह मत बताना कि तुम सुबह की पढ़ाई के लिए स्कूल वापस जाने की योजना बना रहे हो। तुम अभी भी स्कूल वापस जाने की हिम्मत करते हो? सबके दिलों में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे अपने जीवन में कभी भी स्कूल वापस नहीं जाएंगे। वे स्कूल के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने पहले ही स्कूल बदलने और जयपुर शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा क्या, विश्वविद्यालय जाना, उन सभी को एक तरफ भगाना था। ज्यादा से ज्यादा वे बस अपने बाकी जीवन के लिए नमकीन मछली साधारण जीवन बन जाएंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं घर जाकर पहले सोता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। रोहित को उबासी आई। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह जमीन पर गिर जाता तो सो सकता था। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये स्कूल में उस बूढ़े आदमी के बारे में है। तुम लोग इंटरनेट पर सर्फिंग न करना, खासकर इस मंच पर भूतों की कहानियां न देखना। उसने अपना फ़ोन खोला और दूसरों को पोस्ट दिखाया। क्या तुम ये ऑडियो फाइल देख रहे हो? याद रखना, इस पर कभी क्लिक मत करना। ये ऑडियो फाइल दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ है। ये वही है जो सुरजीत ने अपने फ़ोन पर सुनी थी। जो कोई भी इसे सुनेगा वह बूढ़ा आदमी आकर तुम्हें ढूंढ लेगा। ये कहने के बाद उसने एक और पृष्ठ पर पलट दिया। उस पर बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई गई थी। इसे हटाओ, इसे जल्दी हटाओ। जब केशव और बाकी लोगों ने बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी तो वे डर से पीछे हट गए। रोहित ने कहा, तस्वीर ठीक है, मैंने कोशिश की है। डरावनी चीज़ यह ऑडियो फाइल है। अब तक इस पोस्ट को ब्लॉक नहीं किया गया है। देश में कम से कम दसियों हजार लोग हैं जिन्होंने इस कहानी को देखा है और इस ऑडियो फाइल पर क्लिक किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगली बार बूढ़ा आदमी प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करेगा और एक एक करके उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर दस्तक देगा। दूसरे शब्दों में, कल जो हुआ वह पूरे देश में फिर से चलेगा। बस इतना है कि मुख्य पात्र अब हम नहीं हैं। ऐसी डरावनी बात मत करो, ठीक है? मैं अभी भी बच्चा हूं, केशव ने कहा क्योंकि वह उसे डरावनी नज़र से देख रहा था। रोहित ने कहा, तो फिर हम इस बारे में बात नहीं करते हैं।
मैं तुम्हें फ़ोन वापस कर देता हूँ। केशव ने जल्दी से सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गया। मुझे अब फ़ोन नहीं चाहिए, जल्दी से इसे फेंक दो। क्या होगा अगर नंबर 138 फिर से कॉल करता है? यह अभी अभी बाजार में आया फ्रूट एक्स है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इसे 9,000 रुपये से ज़्यादा में खरीदा था? रोहित ने कहा, भाई अब जब चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं तो मैं अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मेरी असली पहचान एक छिपा हुआ अमीर दूसरा पीढ़ी है। क्या तुम पैदल चलने वाली सड़क पर दुकानों की कतार देखते हो? वे सब मेरे परिवार की हैं। मुझे, केशव को, इस पैसे की कमी नहीं है। बाद में मैं अपने पिताजी से एक नोकिया खरीदने के लिए कहूँगा। नहीं, एक बीबी फ़ोन का उपयोग करना ज़्यादा सुरक्षित है। उस तरह से कॉल नहीं आ पाएगी। केशव ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तुम अपने साथ एक रेडियो स्टेशन क्यों नहीं रखते? रोहित ने कहा, यह एक अच्छा विचार है, मैं इस बारे में सोचूंगा। जब दूसरों ने केशव को 138 से शुरू होने वाले डरावने फ़ोन नंबर का जिक्र करते हुए सुना तो वे इतने डर गए कि वे अपने फ़ोन को पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने उन्हें ऐसे फेंक दिया मानो वे एक प्लेग फेंक रहे हों। अगर तुम लोग अपना फ़ोन नहीं चाहते तो तुम मुझे दे सकते हो। इसे फेंकना बेकार होगा, रोहित ने कहा। क्या तुम अभी भी ये फ़ोन लेने की हिम्मत करते हो? इनका उपयोग भूतों द्वारा किया गया है। क्या होगा अगर वे तुम्हें फिर से ढूंढने आते हैं? टिशा ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। गरीबी मुझे निडर बनाती है। इसके अलावा अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या हम फ़ोन नहीं बेच सकते? जैसा कि उसने कहा, रोहित ने उन फ़ोनों को उठा लिया जो उन्होंने फेंक दिए थे और पूछा, तुम लोग इन्हें नहीं चाहते? नहीं, हर किसी ने एक साथ कहा। रोहित ने कहा, तुम सब अमीर लोग हो, मैं इन सब को बाद में सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन के रूप में बेच दूंगा। तुम पैसे के बारे में निश्चिंत रह सकते हो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। भले ही यह अगली डिनर पार्टी हो, ये तुम्हारी तरफ से होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं जा रहा हूँ। उसने 7 या 8 मोबाइल फ़ोन लिए और मुड़ने लगा। मुझे अपने साथ ले चलो। कविता के चेहरे पर अभी भी डर था। वह रोहित के पीछे जाना चाहती थी। मैं वापस सोने जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस सोने जाना चाहती हो? रोहित ने पूछा। कविता ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या? बाकी लोग रोहित सहित चौड़ी आंखों से देख रहे थे। हालांकि कविता को कक्षा की सबसे सुंदर लड़की नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह बुरी भी नहीं थी। खासकर जब से उसने पहले नृत्य का अभ्यास किया था। उसकी शारीरिक बनावट इतनी अच्छी थी कि उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं था। उसकी कमर पतली थी, उसके पैर लंबे थे और उसकी छाती बड़ी थी। हालांकि इसका रोहित से कोई लेना देना नहीं था, जो एक हारा हुआ था। वे सामान्य रूप से एक दूसरे से परिचित नहीं थे, तो कविता सिर्फ एक रात में रोहित से कैसे चिपक गई। बाकी लोग नहीं जानते थे, लेकिन रोहित समझ गया था। बेशक कविता को उस वजह से उससे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि भूत के बच्चे की घटना के कारण। वह अभी भी बहुत डरी हुई थी और अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर रही थी।